हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो का रिजल्ट देख लेते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना टेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। सो आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो 13 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट रैंक ला है मीठी मिश्रा, सेकंड है अनु शर्मा, थर्ड है मनीष डेविड। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर पोल हुआ है तो हुआ था 41, ठीक है ना। 41 में से 36, 35 एवरेज, मतलब इसके आसपास में है, मतलब जिसका 30 से भी ऊपर उनका एवरेज बहुत अच्छा है टेस्ट का। तो इस तरह से टेस्ट दिए हैं। अगर आप भी इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है। क्या करना है आपको कि टेलीग्राम पे मंथन क्लास को सर्च कर लेना है। जैसे ही मंथन क्लास को सर्च करोगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। इसका एक खासियत है कि मंथली में एक बार प्राइज टेस्ट होता है। जो बच्चे अच्छा प्रयास करते हैं उनको मंथन क्लास की ओर से प्राइज दिया जाता है। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, आज का वीडियो देखते हैं किस प्रकार का वीडियो है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत समय तक देखिएगा और इसी का टेस्ट आपको देना होगा टेलीग्राम पे। तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं। देखिए आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन बॉडी। ऑलरेडी हमने ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन। बट जो भी अंदरूनी क्वेश्चन है जो हम लोग इसको डीपली में आप जाएंगे वो देखेंगे। ये पार्ट नंबर 1 वीडियो रहेगा, इसका पार्ट 2, 3, 4 तक भी आ जा सकता है। टोटल नंबर क्वेश्चन 30 रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि इसी पे आपको टेस्ट देना है और जलवा को दिखाना है, आपके अंदर कितना शक्ति पावर इसी को दिखाना है। इसी पे टेस्ट का टाइमिंग 9 बजे रहेगा, एवरीडे इवनिंग टाइम में 9 बजे टेस्ट का साइंस का रहेगा, सोशल साइंस का 9 बजे से, मतलब टोटल टाइमिंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आ जाइएगा। चलिए तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और वीडियो सबसे पहले आप देखो, इसलिए कर लीजिएगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कुछ कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बताना कि कौन नहीं है। क्या तो कौन नहीं? आंत है, पाचन तंत्र का आंत है ना, यकृत भी है, पित्ताशय भी है, बट यहाँ पे कौन नहीं है? तो कॉर्निया नहीं है, क्योंकि ये आंख का एक भाग है, तो पाचन तंत्र में ये हिस्सा नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे जल्दी जल्दी। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कोई, यानी दूध में जो प्रोटीन होता है उसको कौन पचाता है? तो रेनिन पचाता है। कौन? रेनिन। दूध में एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम को पचाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किया जाता है? तो रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित? तो छोटी आंत से, क्योंकि छोटी आंत ही है जो भोजन का भंडारण है। मतलब भोजन, आपकी खास बात बता दें कि 4 घंटा तक छोटी आंत में भोजन स्टोर रहता है, क्योंकि उसी में भोजन का पाचन होता है पूर्ण रूप से, तो उसी में से प्रोटीन, पोषक तत्व आदि अवशोषित किए जाते हैं ना, छोटी आंत में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सबको पता है कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो आपका टाइलिन है। कौन है? टाइलिन, ठीक है ना, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेट में भोजन के पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी, एक मिनट बाबू, नेट बंद कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए? किसकी? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी? एंजाइम की, ठीक है ना। एंजाइम जस्ट लाइक एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि किसी भी रिएक्शंस रेट को, दर को बढ़ा देता है एंजाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता था? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। लार के आपको ये भी बताता है कि स्टार्च जो होता है आगे चल करके फिर ग्लूकोज में बदल जाता है और यही चीज़ एनर्जी के रूप में हमको मिलती है। तो लार किसके पाचन में? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है। मतलब कि मानव के आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है वो अम्ल का नाम नहीं बता करके कह रहा कि X उत्पन्न होता है। जो भोजन के पाचन में सहायक है X है, यानी उस अम्ल का आपको नाम बताना कि कौन अम्ल है जो मानव के आमाशय में उत्पन्न होता है और वो भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो कौन है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका नेम है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह एसिड है जो कि आमाशय से उत्पन्न होता है ना, मानव के आमाशय यानी पेट से उत्पन्न होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में होता है ना। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण
कहाँ होता है सर्वाधिक, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये उदर से होता है। प्रोटीन का पाचन, भोजन का पाचन नहीं बोल रहा है। अगर भोजन का पाचन बोलेगा तो मुख से ही हो जाता है, बट प्रोटीन का पाचन उदर से। उदर का मतलब पेट होता है, स्टमक होता है, बेली होता है, टमी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान विषैला पदार्थ खा लिया तो कौन सा अंग उसको चूसन करती है, मतलब कि चूस लेती है, तो यह यकृत चूसता है। कौन? यकृत। और आपको खास बात हम यकृत के बारे में बता देते हैं। जो यकृत होता है ना, हमारे शरीर में जो होता है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई आदमी जहर खा लेता है तो यकृत में ही जाकर के स्टोर हो जाता है, और पोस्टमार्टम के टाइम यही यकृत राज का खुलासा करता है। समझ गए ना? यकृत। और कुछ छोटी छोटी बातें बताएं तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? यकृत। इसको इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं बाबू, लीवर। ठीक है ना? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका अगर वजन की बात किया जाए तो 1.5 kg से 2 kg तक का इसका वजन हो सकता है। किसका? यकृत का वजन की हम बात कर रहे हैं। 1.5 से 2 kg तक का हो सकता है। समझ गए ना? और एक चीज़ और, यह पीत का स्रावित करता है, यानी पीत का स्रावित करता है। कौन? यकृत ही पीत का श्रावण करता है। समझ में आ गया ना? अच्छा, इसमें ना कुछ कुछ एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर्स, विटामिन, इसी यकृत में मौजूद होते हैं। समझ गए? तो चलिए, काफ़ी बात कर ली यकृत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कि पेप्सिन है। पेप्सिन एक क्या है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। एंजाइम का मैंने बता दिया कि एक कैटलिस्ट का काम करते हैं जो किसी भी रिएक्शन रेट की दर को बढ़ा देते हैं। पेप्सिन क्या है, तो ये भी एक एंजाइम है जो कि रिएक्शन रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेप्सिन बदल जाता है किस में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कौन? पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कौन? पेप्सिन बदलता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन है किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। कौन सा अम्ल? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। कौन? प्रोटीन बदल जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। फिर से, निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है, तो यकृत। मैंने अभी बताया कि यकृत में और भी कई ऐसा चीज़ होते हैं जो जमा रहते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, विटामिन्स हो गए, ये सब मौजूद होते हैं किसमें? यकृत में। और विषैले पदार्थ इसी यकृत में आकर के जमे हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे जब आप फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो कैसे बोलता है कि अरे लीवर खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि फास्ट फूड वगैरह का जितना भी विषैला पदार्थ होता है, खराब, हानिकारक, वो यकृत में आपके जमे हो जाते हैं, और जिसके कारण से यकृत आपका डैमेज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डोंट वी टेक इट अ फास्ट फूड, है ना? फास्ट फूड आपको नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ओके, यह प्रोटीन जो ये यकृत है ना, यह प्रोटीन को अधिकतम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। वही बात यहाँ पे बता रहा है ना कि ग्लाइकोजन, और ये प्रोटीन को ना कार्बोहाइड्रेट में भी बदलने का काम कौन करता है? यकृत ही करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा। मैंने अभी बताया कि देखो, जो पीत का स्रावन होता है पित्ताशय के द्वारा होता है, और पीत कहाँ से आता है, तो यकृत के द्वारा निकलता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीत जमा होता है कहाँ, पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन आता कहाँ से, तो यकृत से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीत का प्रमुख कार्य। अब देखते हैं कि पीत का प्रमुख कार्य क्या है। वसा का पाइशीकरण करना। वसा मतलब फैट का पाइशीकरण, मतलब पचाने का काम करना। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाते हो, घी वगैरह खाते हो, तो उसमें फैटनेस ज़्यादा होता है, तो उसको पचाने का काम कौन करता है, तो ये पीत करता है। समझ गए? पीत मोटाने नहीं आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। आप देखे होंगे जब मुर्गा का टंगड़ी का हड्डी खाइएगा ना, तो उसके अंदर रेड टाइप्स का ऐसे आपको मंसलदार गुद्दा निकलेगा, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा, वो हड्डी में होता है बाबू। ठीक है ना? तो बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 2 टाइम्स देखिएगा मेरे शो ना, मेरे रसगुल्ला 2 टाइम्स वीडियो को देखिए। आप मेरी बात को मानते हैं, निश्चित है, मुझे पता है, मानते हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आप नहीं करोगे तो उसको उतार लीजिएगा, ज़्यादा याद हो जाएगा। जैसे कि नेहा रानी की थी, मुझे अच्छा लगा कि वो प्रश्न को उतारी और सबसे टॉप लाई थी, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग करो। तो सबसे अच्छा बेस्ट प्रदर्शन हमारे कई सारे स्टूडेंट जो करते हैं, जैसे कि मीठी मिश्रा हो गई, अनु शर्मा हो गई, नेहा रानी हो गई, फिर और हमारे जो स्टूडेंट है सूर्यकांत नाम का कोई है, तो वो सब काफ़ी अच्छा प्रयास करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी करो, है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी, इसका मुख्य कार्य होता है बाहरी वातावरण में रोगाणुओं से रक्षा करना, मतलब शरीर को रोग से रक्षात्मक करना, यानी जो होता है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी धारणा करना। जो भी कोई बीमारी आप में अटैक करेगा तो डब्ल्यूबीसी का काम आएगा उसको दूर करना। ठीक है ना, प्रोटेक्शन का काम आपको करता है, बचाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणाओं का किस्म की होती है? मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर नाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, आपको बताना है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है डब्ल्यूबीसी में मौजूद होता है वो अधिक मात्रा में होता है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ होता है? तो डब्ल्यूबीसी। मैंने वो ये भी बताया ना कि जब कोई भी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन करना। कौन रिएक्शन करता है? तो डब्ल्यूबीसी कहता है कि ये भाई साहब डोंट बी इनहेल्ड माई बॉडी, मेरे बॉडी में मत आना तो बड़ी मार मारेंगे, है ना। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगाणुओं से रक्षा करता है, नहीं घुसने देता है शरीर में। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि रक्त समूह की खोज करता कौन है? तो लैंड स्टीनर। रक्त समूह को कौन खोजा था? तो लैंड स्टीनर। कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला कौन होता है? तो ओ होता है, ए बी होता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है तो वो RH फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आ गया, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो होता लैंड स्टीनर और विनर ने लगाया था। ये RH फैक्टर क्या मैं बताता हूँ कि यह एक बंदर में एक प्रकार का ब्लड में निकला हुआ था एक फैक्टर होता है। ठीक है ना, जिसको RH फैक्टर कहते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपका ब्लड बी है, ठीक है ना, तो बी में अगर RH फैक्टर आप में है तो बी पॉजिटिव होगा, नहीं है तो बी निगेटिव होगा। और इंसान जब भी ब्लड ग्रुप डोनेट करता है एक दूसरे को तो बी पॉजिटिव को ही देगा, बी निगेटिव को नहीं देगा। अगर बी पॉजिटिव बी निगेटिव को ब्लड दे देगा तो बी निगेटिव की मृत्यु हो जाएगी। समझ गए ना। फर्स्ट बार तो नहीं होगा लेकिन सेकंड बार जब देगा ना तो उसमें मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही कहा जाता है कि ऐसा ही एक है मतलब साइंस में कि अगर किसी इंसान यानी बॉय है, इसका ब्लड बी पॉजिटिव है, गर्ल से उसका ब्लड बी नेगेटिव है, अगर इन दोनों की शादी हो जाएगा, अगर शादी के बाद जो प्रथम बच्चा पैदा होगा वो तो सेफ होगा, लेकिन जब जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा होगा ना उनकी मृत्यु हो जाएगी। या तो गर्भ में मृत्यु हो जाएगी या जस्ट पैदा होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ब्लड ग्रुप बी वाला और बी निगेटिव वाला कभी आपस में अटैच नहीं करते। तो ये RH फैक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बाबू लोग आप लोग शादी विवाह करिएगा तो ब्लड ग्रुप थोड़ा मैचिंग करवा लीजिएगा। ठीक है ना, बी पॉजिटिव बी निगेटिव वाला एक दूसरे से अटैच मत करिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए। ये मतलब नॉलेज के बात के लिए हम बता दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। बाबू पहले हम समझ लेते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है ना, एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी। तो पहले एंटीबॉडी को समझ लेते हैं। देखिए एंटीबॉडी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षी। मतलब हमारे शरीर में जो होता है ना बाहरी पदार्थ जब प्रविष्ट करते हैं मतलब एंट्री करते हैं, है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या और भी कई तरह का जो बीमारी होता है वो एंट्री करते हैं। तो ये एंटीबॉडी क्या होते हैं? उन्हें निरस्त करने का, बेअसर करने का, मारने का काम करता है एंटीबॉडी। इसलिए बोला जाता है कि हमारे शरीर में अगर एंटीबॉडी स्ट्रांग होंगे तो मतलब जस्ट लाइक तो हमें बीमारी इस तरह का अटैक नहीं करेगा। मतलब कह सकते हैं कि एंटीबॉडी एक प्रोटीन लेयर का काम करती है, हमारे शरीर में एक प्रोटीन का लेयर बनाती है जो कि उस बीमारी से लड़ता है जो हमारे शरीर में एंट्री करता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं। तो वो ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता होगा ना उनका शरीर काफ़ी मतलब तंदुरुस्त स्वस्थ होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पे आ गया एक वर्ड एंटीजन। ये एंटीजन को थोड़ा समझते हैं। एंटीबॉडी समझ गए ना। एंटीजन का मतलब होता है जिसको प्रतिजन बोलते हैं, मतलब जो भी बाहरी वातावरण से हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस एंट्री कर रहे हैं यही हमारा एंटीजन होता है। ये होता है जस्ट लाइक बीमारी जो हमारे शरीर में एंट्री कर रहा है तो उसे मारने का काम करेगा एंटीबॉडी, और एंटीजन टाइप का बीमारी हो गया। तो बोल रहा है कि किस रक्त वर्ग में कोई
एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो वो ओ में होता है कि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को हम किसी भी व्यक्ति को आराम से डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर ए बी ब्लड ग्रुप के हैं तो आप सिर्फ किसको दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, है ना, और बाकी से ले सकते हैं, लेकिन सबको दे नहीं सकते हैं। अच्छा, ए ब्लड ग्रुप होता है जो ए से ही लेन देन कर सकता है, तो मतलब इसमें अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं। बट जो ब्लड ग्रुप ओ होते हैं उनमें अलग तरह का एंटीजन होता है, ठीक है ना, मतलब कोई एंटीजन नहीं होता, मतलब एंटीजन का मतलब कोई बीमारी इनमें नहीं होता, इनमें कोई अलग तरह का प्रोटीन्स वगैरह नहीं होता, ये सबके लिए कॉमन है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। देखो एंटीबॉडी समझना, एंटीबॉडी एंटीबॉडी बोला ना, जिसको हिंदी में प्रतिरक्षी बोलते हैं, तो एंटीबॉडी का होता है कि किसके विरुद्ध होता है, तो संक्रमण से विरुद्ध होता है, मतलब कि बीमारी हमारे शरीर में संक्रमण हो तो उसके विरुद्ध में ये काम करता है। बताए ना कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रोटीन का एक लेयर बनाता है, ठीक है ना, एक खास प्रोटीन का ही एक बना होता है। समझ गए? ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है, ये भी समझ गए ना, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में एंट्री करते हैं तो उन्हें निरस्त बेअसर करने का काम करता है। चलो नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन कि आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो ये बंदर से संबंधित, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बंदर में ही ये आरएच फैक्टर खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखो RH प्लस और RH निगेटिव, मैंने बताया कि जब ये दोनों आपस में शादी वगैरह करेंगे तो इनका जो प्रथम संतान होगा तो ठीक होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा संतान होगा उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहिएगा, अगर शादी विवाह जब भी होता है तो ब्लड ग्रुप थोड़ा सा चेक करवा लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टोटल 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पोल कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा जानकारी मिला होगा, और ये साइंस का वीडियो हम रेगुलर देंगे आपके लिए, तो प्लीज़ बने रहिएगा, टेस्ट में, वीडियो में, हर एक चीज़ में बने रहिएगा। और आज का पोलिंग क्वेश्चन हम देते हैं, आपको ज़रूर मुझे बताना है। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका वजन बताना है कि कितना होता है, और उसमें कितने हड्डी होते हैं मस्तिष्क में, खोपड़ी में। यानी 2 क्वेश्चन है कि ब्रेन, जो आपका ब्रेन होता है, ठीक ना, उनमें बताना है कि वेट कितना होता है ब्रेन का। दूसरा क्वेश्चन ये आपको बताना है कि ब्रेन में कितने हड्डी होते हैं, ठीक है ना, स्कुल में कितने बोन्स होते हैं, ये आपको बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेल देम टेक केयर, बाय बाय।